नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो एक्चुअली पिछले कई दिनों से मैंने कोई वीडियो मेरे कोर्ट से चैनल पे नहीं बनाया। उसकी वजह कुछ और ख़ास थी नहीं, बस यूँ मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ ख़ास अपडेट नहीं हो पा रहा था कोर्टों से। तो क्या ही मैं शेयर करूं, ऐसी कोई ख़ास डेवलपमेंट हो नहीं रही थी। फिलहाल मैं दही पराठा खा रहा हूं, तो आप लोग भी खाइए। दही पराठा गर्मियों में बड़े बढ़िया होता है। तो बहरहाल पिछले कुछ दिनों से ना वीडियो शेयर करने के लिए माफ़ी, और आज मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों की जो घटनाएं हैं कोर्टों में, उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, हालांकि आप लोगों को होगी वो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। और एज ए लॉयर मैं कभी सोचता हूँ कि क्या सिस्टम है हमारा, जो जुडिशल सिस्टम है, क्या ही ये सिस्टम है कि आप अगर ताकतवर हो, पैसे वाले हो, तो आपके लिए सारी सिस्टम इन प्लेस होती है और आपकी याचिकाएं जो है, ये मैं बहुत कॉन्शियस होके कह रहा हूँ, आपकी जो याचिकाएं, जो ताकतवर लोग हैं, जो खास करके पॉलिटिकल पावर्स, मनी बैग्स जिनके पास होते हैं, उनके पास इतनी मशीनरीज होती है, उनके इर्द गिर्द उनके सपोर्ट सिस्टम इतने तगड़े होते हैं, कॉस्ट की कोई चिंता होती नहीं ना उनको। आप बैटरी ऑफ लॉयर्स एंगेज कर लो और बस आपने बैटरी ऑफ लॉयर्स एंगेज करने हैं जो एकदम हाई प्रोफाइल, जो घंटे के हिसाब से क्या चार्ज करते हैं वो, कि आप अगर उनके अमाउंट को, फीस को, अगर आपको तो जानकारी होगी, बट बहरहाल अगर आपको अगर समझ में आए कि वो कितना चार्ज करते हैं घंटे के हिसाब से या पर डे के हिसाब से, तो आपके कान खड़े हो जाएं। बट क्योंकि आप इतने रसूखदार हो और पावर है आपके पास, पैसा है, तो कोई बात नहीं, आप तरीके से सिस्टम को यूज़ करके, सपोर्ट लेके, आप कोर्ट में अपनी याचिकाओं की सुनवाई इमीडिएटली और अर्जेंट बेसिस पे करवा सकते हो, या इनकी होती है सुनवाई। ऐसा हमने कई दिनों से, कई सालों से देखा है। लेट नाइट हियरिंग्स, अर्ली मॉर्निंग हियरिंग्स, डायरी नंबर या लॉजिंग नंबर पे हियरिंग्स सुनी है हमने, देखी भी है। अब इसमें होता क्या है कि अब इसे मैं क्या कहूँ कि किस वजह से इन चीज़ों का उस तरीके से तुरंत सुनवाई होती है, वो तो हमें और आपको उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये हो रही है, यही एक इम्पोर्टेंट है। जो आमतौर पर एक कॉमन आदमी जो है, एक नॉर्मल आदमी, उसकी नहीं होती है। बेल मैटर्स ही देख लीजिए, आप पेंडेंसी उठा के देख लीजिए, बेल मैटर्स ही, रेगुलर बेल। आप पिटीशन फाइल करो तो कुछ कुछ हाई कोर्टों में तो ऐसा सिचुएशन है कि आप पिटीशन फाइल करो 6 महीने 7 महीने बाद के पहले तो फर्स्ट हियरिंग नहीं होती है। आप मेंशन करो, अर्जेंसी की याचिका लेकर जाओ, नहीं,
नॉट सो अर्जेंट, ये रिमार्क होता है प्रिसाइडिंग जजों का, क्योंकि आप रसूखदार नहीं होते हो तो उस तरह से चीज़ें आपके इर्द गिर्द नहीं होती है और आपकी जो याचिकाएं हैं वो पड़ी रहती हैं। एक कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम सही तरीके से समझे तो अमूमन जस्टिस डिलेड ही होता है, तुरंत मिलता नहीं है, बहुत फास्ट और एक्सपीडिशियस जस्टिस होता नहीं है, पॉसिबल नहीं होता एक कॉमन आदमी के लिए। रसूखदार, पॉलिटिकल हेवीवेट्स, बिजनेस हेवीवेट्स, सेलिब्रिटीज, उनकी तुरंत हो जाती है सुनवाई। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, उनका भी हक है, पैसा है, पावर है, तो उनको कोई हिचक नहीं है पैसा खर्च करने में, पावर का यूज़ करने में, और इसे वो अपना एक हक समझते हैं कि है तो हम यूज़ करेंगे, वो हिसाब हो गया है। तो और इसमें कई बार होता है कि आपको पता है कि ये खास तरह की याचिकाएं मेंटेनेबल ही नहीं होती है, या इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा कि आप वो याचिका लेके चले जाओ और कोर्ट आपकी सुनवाई आपके पक्ष में करके आपके फेवर में फैसला दे दे। कोर्ट भी तो बाउंड होता है ना लीगल सिस्टम से, कानून से, प्रोविजन ऑफ लॉ से, रूल ऑफ लॉ से, तो कैसे कर पाएगा? अक्सर हमने देखा है जो हाई प्रोफाइल्स होते हैं उनकी अरेस्ट के बाद एक प्रचलन सा हो गया कि उनकी रिमांड जो होती है वो रिमांड ही इलीगल है, ये चैलेंज होता है रिट पिटिशन, क्रिमिनल रिट पिटिशन फाइल करके, और रिमांड ही इलीगल है। आप हमें जो हमारा रिमांड लिया गया है वो अपने आप में बहुत ही इलीगल है, सरासर गलत है, क्योंकि आप हमको रिमांड में ले ही नहीं सकते हो, गलत है। आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सरासर गलत है। तो हमारे लिए मापदंड अलग होना चाहिए, हमारा इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेशन का मापदंड अलग होना चाहिए। इस तरह की याचिकाएं जब ये हाई प्रोफाइल लोग लेके जाते हैं तो क्या सोच के लेके जाते मुझे नहीं समझ में आता, और क्यों इनको इस तरह का एडवाइस मिलता है और वो एडवाइस पे काम करते हैं, जब जहाँ पे आपके बैटरी ऑफ लॉयर्स होते हैं, काफ़ी वो जाने माने लॉयर है और ज्ञानी लॉयर है, वो लेके जाते हैं और अमूमन ऐसा होता है कि वो याचिका खारिज होती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस एक आधा अलाउ हुआ होगा, अदरवाइज वो खारिज होती है, क्योंकि आप चाहे कितने भी बड़े हाई प्रोफाइल हो, रसूखदार हो, एज एन एक्यूज्ड आपके लिए अलग मापदंड नहीं होगा। और ये हाल ही में हमने देखा है एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल हेवीवेट्स के मसले में। मेरा अपना मानना है कि अगर स्मूथ पार्टिसिपेशन होता इस केस में, विदाउट मेकिंग एनी जजमेंट, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा मेरा मानना है, स्मूथ पार्टिसिपेशन और तरीके से आंसर होता प्रॉपर समन्स के बाद में, तो ये नतीजा ना होता जो आज देखने को मिल रहा है। किसी एडवाइस है, इल एडवाइस है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है। बट ये पहला केस नहीं और मेरे हिसाब से आखिरी केस नहीं होगा जहाँ पे इस तरह के हाई प्रोफाइल केसों में इस तरह के रिमांड चैलेंज करना, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके हाई कोर्ट में पहुँच जाना, फिर हाई कोर्ट को सरपास करके सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाना, ये हमने देखा है। दिल्ली में तो ऐसा हो गया है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे है
या जो पॉलिटिकल हेवीवेट्स हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके आए, जो अपने आप में अगर कोई कॉमन आदमी भी फाइल करे ना तो उसको सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से इतनी लताड़ मिलेगी, इतनी हेवी लताड़ मिलेगी, शायद कॉल भी मार दे। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो हेवीवेट्स आते हैं इनकी सुनवाई क्यों होती है, मेरे को समझ में नहीं आता इनकी सुनवाई ही क्यों होती है, जब मालूम है इन प्रिंसिपल मेंटेनेबल नहीं है। आप जुडिशियल टाइम वेस्ट कर रहे हो और उस जो अक्यूज है उसका भी अपना एक प्रॉपर चैनल जो है उसको बाईपास करके आप जब जाओगे तो उसका भी इफेक्ट तो उसको झेलना पड़ेगा ना। इतनी चीज़ें डिले होते जाती है, बट क्या कहें, उच्चतम न्यायालय का शौक होता है हर व्यक्ति को वहाँ पे पहुँचने का, चाहे आपकी याचिका उस लायक है कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जाए या हाई कोर्ट में सुनवाई जाए, लेकिन फिर भी आप पहुँच जाओ सुप्रीम कोर्ट में। जो प्रैक्टिस जो है मेरे को इसके हिसाब से जुडिशियल नोट लेना चाहिए और इसको डिस्करेज करना ही चाहिए और उसको ख़त्म ही करना चाहिए कि जो रजिस्ट्री लेवल पे ख़त्म कर दो। क्या है ये, आप रजिस्ट्री को तो मालूम होता है कि कौन सी याचिका है सुप्रीम कोर्ट में आ सकती, कौन सी नहीं आ सकती। आप सिंगल बेंच के हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगर में दिल्ली के बगैर अपील किए डिवीजन बेंच में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हो, क्यों सुना जाए आपको। बट आप सुनवाई के लिए इंसिस्ट करोगे बेंच को, नहीं सुना उनको। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोर्ट और रजिस्ट्री ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रवैया अपनाना चाहिए। तो ये एक मसला जो मैं कई दिनों से देख रहा हूँ और ये पिछले 1-2 महीने की बात नहीं है, कई सालों से देख रहा हूँ मैं। कोई सेलिब्रिटी का बेटा अगर अरेस्ट हो जाता है तो 1.5 महीने के अंदर सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक बेल का डिस्पोजल हो जाता है। जो कॉमन आदमी के लिए हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन जो है साल भर नहीं सुनवाई हो सकती, 6 महीना सुनवाई नहीं हो सकती। वही बेल एप्लीकेशन उस खास व्यक्ति के लिए 1 महीने के अंदर सुनवाई हो जाती है। सीनियर काउंसिल्स आते हैं, बैटरी ऑफ लॉयर्स आते हैं, प्रायोरिटी हियरिंग और प्रायोरिटी डिस्पोजल, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये कोई नई बात भी नहीं है और आगे ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसा आगे चलता रहेगा, ये मुझे ज़्यादातर ऐसा लगता है कि ये सिलसिला चलता ही रहेगा आगे। बहरहाल जो हमारे बस में है हम करते रहेंगे, लेकिन एज ए लॉयर मुझे लगता है कि ये गलत प्रेसिडेंट्स है। सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला ही है इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो दिखती नहीं है, कई जगहों पे नहीं दिखती है। अब दूसरा मसला आ जाता हूँ, लाइफ कन्विक्ट्स जो अक्यूज्ड है, कन्विक्टेड अक्यूज जो है लाइफ कन्विक्शन में, इनका रेमिशन हो जाता है, यानी इनको प्रीमैच्योर रिलीज कर दिया जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र का केस हुआ जहाँ पे नागपुर बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर ही दे दिया कि भाई आप 4 हफ्ते के अंदर रिलीज करो। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आएगी नहीं आएगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बट हाल ही में 1-2 दिन पहले वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने, जहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट एक्यूज्ड है, कन्विक्टेड, लाइफ कन्विक्टेड, 31 साल से जेल में है, उसके रेमिशन की बात हुई है, उसको रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया। मैं सबके एक्यूज का नाम वगैरह नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो रिलीजन से जुड़ा हुआ मसला है, तो मुझे उसमें नहीं जाना। कन्विक्टेड एक्यूज होता है, वो चाहे कोई भी रिलीजन का हो। वो बॉम्ब ब्लास्ट टेररिस्ट है, बट उसको रिलीज करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। क्या ग्राउंड है कि भाई
जेल में 31 साल से जब वो सजा भुगत रहा है, तो उसने अपने आप को सुधार लिया है। उसने अपने आप को इतना परिवर्तित कर लिया है कि वो बहुत ही सूझबूझ से अब अपनी रोजमर्रा की चीजें करता है। उसके आचरण में, उसके प्रचरण में, उसके बर्ताव में तब्दीली आ चुकी है। उसके आचार विचार में सुधार हो चुका है। तो ऐसे में इसे एक मौका तो मिलना चाहिए, ऐसा उस जजमेंट में कहा गया है। कोई बात नहीं, और प्री मैच्योर रिलीज का वो ग्राउंड होता भी है कि अगर आपके जो ड्यूरिंग कन्विक्शन, अगर आपका जो बर्ताव है वो सूझबूझ के तरीके से है और आप सुधर चुके हो, या आप इतने अपने आप को बदल चुके हो कि एक आपके बर्ताव से ये झलकता है कि आप को रिमिशन मिलनी चाहिए, तो जेल अथॉरिटीज वो इस तरह का रिपोर्ट देती है और जो भी आगे कार्रवाई गवर्नमेंट के लेवल से लेके जो कोर्ट के इंटरवेंशन से होना होता है वो होता है। लेकिन अगर ये सोचे हम कि ये सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए क्यों ये अवसर होता है, प्रीमैच्योर रिलीज जो है, ज़्यादातर हमने देखा है प्रीमैच्योर रिलीज या अंडर ट्रायल्स को पैरोल पे भेजना, इसका बहुत ही बार जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जो रसूखदार, ये बाकायदा सिस्टम को तोड़ मरोड़ के इसका यूज़ या मिसयूज़ अपने फेवर में बहुत करते हैं। वरना इतने सारे कन्विक्ट्स है इंडिया में, इतने सारे अंडर ट्रायल्स है जिनको बेल के बाद में उनकी बेल बॉन्ड या श्योरिटी ना भरने की वजह से भी वो उससे ज़्यादा दिन अंदर है जितनी की तो सज़ा है। कुछ चंद रुपए के लिए कन्विक्शन हुआ है, कुछ चंद रुपए के इल्ज़ाम में, धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में या चीटिंग के इल्ज़ाम में कन्विक्शन हुआ है, और वो चंद रुपया तो मान लो कि आप एक दिन में ऐसे यूं बिस्लरी और चाट पे खर्चा कर देते हो। इतनी छोटी सी रकम के लिए भी लोग सालों साल, दशकों तक अंदर रहे हैं। उनके लिए कोई रिमिशन या प्रीमैच्योर रिलीज का कॉन्सेप्ट ना ही तो सरकार को सुझाई देता है, ना ही वो जो एनजीओ सेल्फ प्रोक्लेम जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है उनको सुझाई देता है। सारे लोग की बात नहीं करूँ, बट जो एक्टिव प्रोएक्टिव रहते हैं, ये जो रिच एंड पावरफुल लोगों के पीछे, उनको तो नहीं सुझाई देता है। और जुडिशरी भी इसका कोई कॉग्निजेंस लेती नहीं है, वरना वो डेटा मंगाए हर स्टेट गवर्नमेंट से कन्विक्टेड एक्यूज के, और उनके पनिशमेंट ऑफेंसेस को लेके डेटा मंगाए, कितने साल उन्होंने वहाँ पे सज़ा काटी है और सज़ा काटते वक्त उनका बर्ताव कैसा रहा, ये पूरा डेटा मंगाए। और ईमानदारी से डेटा होना चाहिए। और फिर आप अगर सेटिस्फाई हो तो सभी को रिलीज़ कर दो, जो जिन्होंने मतलब एक सफिशिएंट 75% जो सज़ा काटी है और आपको लगता है कि वो सुधर गए हैं, उन सभी को रिलीज़ करो। जेल तो कम से कम खाली तो हो जाएगा, ये तो भरे पड़े हैं। मतलब वो जैसे ब्रॉयलर का वो जो होता है कंपार्टमेंट होता है ना, उसमें जो छोटी छोटी मुर्गियाँ होती है, मुर्गी के ऊपर मुर्गी, मुर्गी के ऊपर मुर्गी, बड़ डम करते जाओ। वैसे डम करके जो अक्यूज अंडर ट्रायल्स है, जो कन्विक्टेड अक्यूज है, वो तो है वहाँ पे। जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा तो मुजरिम है। तो आपको बेनिफिट ये है, अगर जिन्होंने 75% सज़ा काट ली है, या ऐसे जो मुजरिम जो कैदी हैं, ये जो छोटी छोटी ऑफेंसेस में किसी ना किसी बेल बॉन्ड या श्योरिटी ना देने की वजह से अभी भी चढ़ रहे हैं, तो कोई सिस्टम, कोई स्कीम लाइए, उनको बाहर तो लाइए कम से कम। और प्रीमैच्योर रिलीज तो सबके लिए एट पार होना चाहिए, जिन्होंने 75% 70% सज़ा काट ली है और आपके हिसाब से उन्होंने जेल में ऐसा बर्ताव किया है कि वो सुधर गए हैं, तो आप रिपोर्ट उस तरह का बनाइए
और सबमिट करिए गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को, जुडिशरी को। और बाकायदा प्रीमेच्योर रिलीज सभी के लिए होना चाहिए, कोई सेलेक्टिव क्यों होना चाहिए। सेलेक्टिव तो दिख जाता है कि जब आपके पास पैसा है, बैटरी ऑफ लॉयर से आप अर्जी लेके पहुंच जाओ, लेकिन उनका क्या, जो सड़ रहे हैं और उनके पास कोई सोर्स नहीं, कोई रिसोर्स नहीं अपने लिए प्रीमेच्योर रिलीज मांगने का, परवल मांगने का, या बेल मिला है फिर भी बेल की कंडीशंस कंप्लीट नहीं हो पा रही, फुलफिल नहीं हो पा रही है, बॉन्ड नहीं भरा जा रहा है, श्योरिटी नहीं भरी जा रही है, तो बाहर आ जावे। ऐसा कोई स्कीम या कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले, ताकि वो जो अंडर ट्रायल्स है, जिन्होंने उतनी सजाएं काटी है, जो नॉर्मल सज़ा से ज़्यादा है या उसके आसपास हो चुकी है, वो रिलीज हो जाए। जिनको बेल मिली है लेकिन कोई किसी न किसी अनकम्प्लायंस की वजह से अंदर है, वो बाहर आ जाए। रेमिशन या प्रीमैच्योर रिलीज उनका हो जाए जो 75% सज़ा काट चुके हैं और उनका वाकई में बर्ताव उस लेवल पर सुधरा हुआ है कि आपको लगता है कि उन्हें रिलीज़ करना चाहिए। तो वो एक यूनिफॉर्म मैकेनिज्म होना चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा मानना था और मानना है भी। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर मैं एक वीडियो ही बना दूं। क्या ही मैं ज्ञान दूंगा, सबको पता ही है कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है और ऐसा आगे भी होगा। तो बट एक, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये अपने आप में सही नहीं है, तो सोचिए ज़रा इसके ऊपर कि क्या ये सही है। आपका सोच भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप इस पर जो कर सकते हो करोगे या नहीं करोगे, वो आपका लुकआउट है। लेकिन आपके जहन में ये सोच भी आ जाए कि ये गलत है या ये सही नहीं है, उचित नहीं है, एक या यूँ कहे कि दोहरा मापदंड है, तो अपने आप में बड़ी बात होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कई केसों में, जो परोल जैसे केसों में हमने देखा है, जो अंडर ट्रायल एक्यूज़ है, हाई प्रोफाइल एक्यूज़ है, परोल का किस तरह से यूज़ करते हैं वो बाहर आते हैं। फिर हाल ही के ये 2 प्रीमैच्योर रिलीज़ के बारे में जो घटनाएं, एक तो बॉम्बे से है, नागपुर बेंच से, और एक कलकत्ता बेंच हाई कोर्ट से है। उनके सही गलत के मापदंड में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि और भी जो है अंडर ट्रायल्स और जो कन्विक्टेड एक्यूज़ है, जिन्होंने उतनी ही सज़ा काटी है जितने के लिए आप प्रीमैच्योर रिलीज का कॉन्सेप्ट में उनको ला सकते हो, तो उनके लिए भी वही कदम चुनना चाहिए और होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरा व्यू है। और भी कई सारे व्यूज़ होते हैं, पॉइंट ऑफ ओपिनियन होते हैं जो जुडिशरी को लेके मेरा हर बार रहेगा। जिस तरह से खास करके हियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आपके पास बैटरी ऑफ लॉयर है, जो लॉयर्स आपके पर डे अपीयरेंस में 25 से 30 लाख रुपया लेते हैं, और वो एक नहीं 3-3 4-4 लॉयर आपके साथ खड़े हैं और आपकी सुनवाई हो जाती है। और एक कॉमन हमारे जैसे वकील अगर चले जाएं कोर्ट में मेंशन करने के लिए, तो व्हाट इज़ एन अर्जेंसी, व्हाट इज़ सो अर्जेंट, ये हमको सुनने को मिलता है, क्योंकि हम उस कैटेगरी में नहीं आते। तो डिफ्रेंशिएशन तो वहीं से दिखता है। अब उसके पीछे के रीजंस क्या है, उसमें ना ही जाए तो बेटर है, बट ये सच्चाई है। तो मैंने सोचा कि ये मैं एक्सप्रेस तो कर दूं, मैं कोई संज्ञान ले नहीं ले वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और ना ही मेरी इस वीडियो के दौरान बहुत बड़ा क्रांतिकारी चेंज हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये ऐसे ही चलते रहेगा, ये मुझे भली बात ही पता है, बट एक मेरा कॉन्शियस है कि मुझे ऐसा ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आगे भी ऐसे अलग अलग कानूनी मसलों को लेकर मैं आपके सामने पेश होता रहूँगा। तब तक के लिए विदा। फिर कल मिलेंगे एक नए मसले के साथ में, नए पहलू के साथ में, और आपका दिन अच्छा जाए, और आपको शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय ईद एंड एंजॉय ह्यूमैनिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ दिनों से जो नहीं बना पाया था, वो बहुत ही
अलग मोड में था कि क्या क्या ही बनाऊँ मैं, रोज़ जो देख रहा हूँ वो इच्छा नहीं हो रही थी कि कुछ कहूँ मैं। बट एनीवे, निगेटिविटी को अलग रख के थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से फिर से वापस जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।